देखा हमने लास्ट क्लास में, इनएंशियोमर्स आर बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स। कि दो कंपाउंड को अगर मुझे देखना है कि आपस में इनएंशियोमर है कि नहीं, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी कायरल। इनएंशियोमर हमेशा कायरल होगा, तभी अपने मिरर इमेज के साथ में वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो पाएगा। तो दो ऐसे कंपाउंड जो कायरल हैं और आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, उनको बोलेंगे हम इनएंशियोमर्स। पहचानने का तरीका क्या बताया कि जो भी हमारा एसिमेट्रिक कार्बन वहाँ क्या निकाल लेंगे, हम RS निकाल लेंगे। रेस्पेक्टिव एसिमेट्रिक कार्बन पे RS क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स अपोजिट, R का S बन जाएगा, S का हमारा R बन जाएगा। मिरर इमेज लेंगे तो R का S बन जाता है, S का हमारा R बन जाता है। हाँ, बट कंपाउंड मस्ट बी कायरल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स आर इनएंशियोमर। डायस्टेरियोमर में क्या बताया गया कि ऐसे दो स्टीरियोआइसोमर जो ना तो सेम है ना ही आपस में मिरर इमेजेस है। भाई सेम कब होगा, सारे एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एकदम सेम, तो बोलेंगे कि दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। और अगर कुछ एसिमेट्रिक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कुछ पे पलट गया, तो हम बोलेंगे कि ना तो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है ना ही दोनों मिरर इमेजेस है, उनको बोलेंगे हम डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। जरा एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है, सिमिलर है। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था, डिसिमिलर। यहाँ पे क्या देखो, दो एसिमेट्रिक कार्बन और सिमिलर वाले में क्या बताया गया कि POS या COS पास कर सकता है। सिमिलर केस में POS या COS पास कर सकता है, ठीक है। तो जरा इसके भी हम बनाते हैं, मैंने यहाँ पे बना दिया। बनाने का तरीका क्या होगा, वही देखो, 1 2 3 4, ठीक है। C2 एंड C3 आर एसिमेट्रिक। तो लास्ट क्लास में जैसा हमने बनाया था, अगर मैं इसका फिशर बनाता हूँ तो कैसे बनाएंगे, पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर रखेंगे, बीच में मेरे पास क्या है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये दोनों, ठीक है। तो क्या कर सकते हो कि दोनों एसिमेट्रिक कार्बन पे OH को या तो सेम साइड रखो, दोनों राइट में या तो दोनों लेफ्ट में, ठीक है। या फिर एक राइट में ले लो, दूसरा लेफ्ट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, वही 4 बनाएंगे जो मैंने पहले बनाए थे। लास्ट क्लास में भी जब दो एसिमेट्रिक कार्बन था तो ऐसे ही 4 स्ट्रक्चर नहीं बने थे क्या। RS के टर्म में जाएंगे तो RR SS SR एंड RS, RR SS SR एंड RS, ऐसा 4 बनेगा। 4 मैंने यहाँ पे बना दिए। देखो जरा आप पहले कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, क्या है, एक OH राइट में एक लेफ्ट में, तो इसमें जरा कोई POS पास करेगा क्या। सिमिलर वालों में POS पास कब करेगा, जब ऐसा दोनों OH देखो सेम साइड है, बीच में से काटेंगे तो यहाँ से POS पास करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे यहाँ पे बीच में से काटेंगे तो POS पास करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राइट। एक राइट में एक लेफ्ट में, तो यहाँ कोई POS पास नहीं कर रहा है। तो पहले और दूसरे में जब हमारे OH हमारे सेम साइड नहीं है, तो जरा ध्यान से देखो, कोई POS पास नहीं कर रहा है, मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, ये भी कायरल है, ये भी हमारा कायरल है। पहला और दूसरा, इन दोनों में कोई POS नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। और अगर आप यहाँ कांच लगा के देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, इसका मिरर इमेज लेंगे, पहले वाले में क्या दूसरा नहीं आएगा क्या, OH, ये वाला OH, ये वाला OH, क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है। कायरल मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज है, तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होगा। मुझे चेक करना नहीं है ऐसा कि कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, भाई मुझे पता है कि मॉलिक्यूल कायरल है और उसका मिरर इमेज है, तो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल ही आएगा। दोनों कंपाउंड क्या है, अलग है। चेक करना है कैसे अलग है, तो RS निकाल लीजिए। जरा देखिए यहाँ पे RS निकालेंगे, ये R आएगा, ये भी R आएगा, निकाल के देख लेंगे सब लोग। ऐसे यहाँ निकालेंगे, ये S और ये भी S आएगा, RR और SS। रेस्पेक्टिव कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पलट गया, रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया, क्या बोलेंगे इन दोनों को, इनएंशियोमर। नहीं समझ में आया, पहला दूसरा एकदम सिमिलर है, इनएंशियोमर्स। तीसरा और चौथा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, जरा देखो, बीच में से क्या हो रहा है, POS पास कर जा रहा है, नहीं है क्या। थर्ड और फोर्थ वाले जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों में ही क्या हो जा रहा है, POS पास कर रहा है बीच में से, ठीक है। किसी को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे जो देखो, इस पे फोकस करेंगे, यहाँ जो बनाया मैंने ऐसा डॉटेड लाइन, देखो यहाँ बीच में से काट के देख लो इसको, OH क्या है, ये POS है। अगर POS पास कर गया तो ये भी अकायरल हो गया और ये भी अकायरल। POS पास करने से अकायरल हो जाएगा, वो कायरल तो नहीं रहेगा। अब कुछ बच्चों को लगता है कि देखो यहाँ पे मिरर लगाओ,
और यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो क्या दिख रहा है, ये दोनों यहाँ राइट में, यहाँ क्या आ गई, लेफ्ट में आ गई। कैसा नहीं लग रहा है दोनों आपस में मिरर इमेज है? अरे बीच में कांच लगा के देख लो, क्या मिरर इमेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। ये दोनों आपस में मिरर इमेज दिख रहे हैं। RS निकाल के देखिए अगर हम, बताओ ये ऊपर वाला कार्बन, इसमें OH राइट में है यानी कि इसके जैसा है, ये R है, ये भी हमारा R होगा। और ये नीचे वाला जो है इसके जैसा देखो S, ये S, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है। मिरर इमेज लोगे तो ये S हो जाएगा, ये R हो जाएगा। देख लो जरा, तो ऐसा लग रहा है देखो एसिमेट्रिक कार्बन पे RS से क्या हो गया, SR हो गया। तो आपने तो बोला था कि एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, पलट जाए। और दिखने में भी, कांच लगाने पे भी मिरर इमेज दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इनैंशियोमर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्यों? क्या है, एकायरल मॉलिक्यूल है, और एकायरल का मिरर इमेज तो क्या आएगा, एकायरल आएगा, सुपर इम्पोजिबल आएगा, मार्कर जैसा है। तो अब कोई सोच रहा है कैसे सुपर इम्पोजिबल है, भाई कैसे वैसे का दिमाग नहीं लाए। मुझे पता है कि अगर कोई चीज एकायरल है तो उसका मिरर इमेज क्या आता है, एकायरल आता है, सेम आता है, सुपर इम्पोजिबल आता है। इनैंशियोमर्स कायरल होते हैं तभी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बन पाएगा, अगर एकायरल तो फिर तो वो सुपर इम्पोजिबल है। यानी कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। देखो सिमिलर वाले में ऐसा होता है, हमने GI में भी देखा था कि सिमिलर वाले में क्या होता है, कुछ आइसोमर मैच कर जाते हैं। तो याद करो, दो एसिमेट्रिक, दो एक्टिव डबल बॉन्ड था और सिमिलर एंड में 4 ना बन के कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। सिस सिस ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस क्या हो जा रहे थे, सेम हो जा रहे थे। ऐसा इधर भी है, 4 नहीं बनेंगी, 3 ही बनेंगे। क्यों? RR SS। ये जो RS और SR ये दोनों तो क्या है, सुपर इम्पोजिबल है, सेम है। कोई सोच रहा हो कैसे सेम है, भाई देखो इसको ऊपर से देखो RS, और चूंकि सिमिलर है इसको नीचे से देख लो RS, दोनों एंड से देखने पे क्या दिख रहा है, सेम ही तो है। RS इधर से RS, जैसा सिस ट्रांस ट्रांस सिस, वैसे दोनों क्या है भी RS SR क्या है, सेम है। पहली बात, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या कहेंगे इनको, पहली बात, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। तो बताओ टोटल आइसोमर आपसे कोई पूछे कितना बोलोगे, 3। टार्टरिक एसिड के टोटल 4 नहीं होते, कितने होते हैं, 3। उनमें से 2 तो हमारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमेरिक पेयर है, एक हमारे पास क्या है, इनैंशियोमेरिक पेयर। और ये जो तीसरा और चौथा जो दोनों सेम है, इसको कहा जाता है मेसो कंपाउंड। ये दोनों ही है, दो नहीं है, क्या है, एक। बोथ दीज स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूल। क्यों सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि एकायरल है, एकायरल का मिरर है, एकायरल सुपर इम्पोजिबल, तो दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम। तो मेसो कंपाउंड कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस सिंगल आइसोमर को कहते हैं मेसो कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि मेसो कंपाउंड क्या है। अच्छा, और मेसो कंपाउंड हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि पीओएस पास करेगा। मेसो कंपाउंड का मतलब ही क्या है, एकायरल। मेसो कंपाउंड एकायरल होगा, उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी एकायरल बनेगा, सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड के टोटल आइसोमर 4 ना हो के कितने होते हैं, 3। भाई सिमिलर वालों में कुछ कम हो जाता है, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। इन 3 में से हमारे 2 ऑप्टिकल एक्टिव है, इनैंशियोमेरिक पेयर, और एक आइसोमर क्या है हमारा, मेसो कंपाउंड, जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो इनैंशियोमर है ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मतलब है मेसो कंपाउंड का, मेसो कंपाउंड के बारे में जरा देखो ध्यान से। हमने जो इधर मेसो कंपाउंड बनाया उसके वो बाकियों से कैसे अलग है। पहली बात यहाँ क्या पास करेगा, पीओएस। इधर एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, एक आर है और एक एस है, एक आर है और एक एस है। फिर से बोल रहा हूं मैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर बनाए गए, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, जैसा इस मार्कर का मैं एक मिरर इमेज ले लूंगा, ठीक है, ऐसा सेम टू सेम मार्कर आया, कोई अंतर नहीं होगा। तो मेसो कंपाउंड को अगर मुझे डिफाइन करना होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ए स्टीरियोआइसोमर या ए मॉलिक्यूल विच कंटेन कायरल कार्बन, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन, एक ऐसा आइसोमर जिसमें कुछ कायरल कार्बन भी होंगे, एसिमेट्रिक कार्बन भी होंगे, बट ऑल्सो सम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आइदर पीओएस और सीओएस, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेसो कंपाउंड एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर होता है
जिसमें कुछ एसिमेट्रिक कार्बन भी होंगे लेकिन साथ में कोई पीओएस या सीओएस भी पास कर रहा होगा और उसी की वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसा कब होगा भाई, पीओएस और सीओएस कब पास करता है, सिमिलर एंड वालों में होगा। मीजो कंपाउंड सिर्फ कहाँ बन सकता है, जब सिमिलर एंड्स होंगे, जब पीओएस और सीओएस का चांस बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पीओएस सीओएस हो जाने से मीजो नहीं बनेगा। वो पीओएस सीओएस तो दुनिया के बहुत सारे कंपाउंड में होता है, पीओएस सीओएस भी है और क्या है, कायल कार्बन भी है। एसिमेट्रिक कार्बन होगा और साथ में अगर पीओएस या सीओएस होगा तो एसएचटी आइसोमर क्या बोलेंगे हम, मीजो कंपाउंड। ठीक है, यानी कि टार्टरिक एसिड के टोटल 3 आइसोमर, एक हमारा एनेंटियोमरिक पेयर, एक हमारा मीजो टार्टरिक एसिड। जो तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, मीजो टार्टरिक एसिड, जिसमें मीजो आइसोमर। ये हमारा इन दोनों में से क्या होगा बताओ, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये दोनों एनेंटियोमर है तो हम बोलेंगे ऐसा, एक प्लस टार्टरिक एसिड, एक माइनस टार्टरिक एसिड, एक हमारा मीजो टार्टरिक एसिड। टोटल हमारे 3 आइसोमर। अगर मीजो कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हम तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, मीजो कंपाउंड इज एकाइरल। क्यों, पीओएस पास कर रहे हैं। और बताओ एकाइरल का अगर मिरर इमेज लेंगे क्या बनेगा, सुपर इम्पोजिबल बनेगा, सेम बनेगा। हेंस सुपर इम्पोजिबल विद द मिरर इमेज, यानी कि मीजो कंपाउंड और उसका जो मिरर इमेज है उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। फिर से बोल रहा हूँ, मीजो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों सेम ही है। एक ही चीज को थोड़ा अलग कर सकते हो तुम, दोनों सेम ही है तो अलग कैसे करेंगे। इनएंशियोमर्स को लेकिन अलग किया जा सकता है, इनएंशियोमर तो अलग अलग कंपाउंड है तो इनएंशियोमर्स को रिजोल्व कर सकते हैं, बट मीजो कंपाउंड तो क्या है, उसका मिरर इमेज और वो दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजिबल विद इट्स मिरर इमेज। मीजो कंपाउंड हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक कार्बन। जरा अभी जो हमने मीजो टार्टरिक एसिड ड्रॉ किया था उसको मैंने वापस से फिर बना दिया। देखो ये रहा मीजो टार्टरिक एसिड। भाई मीजो वाला आइसोमर में क्या था, एक कार्बन आर था, दूसरा वाला एस था, और बीच में से क्या कट गया था, यहाँ पे पीओएस, बीच में से यहाँ पे पीओएस कट गया। ठीक है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यानी कि मीजो कंपाउंड के ऊपर अगर हम पीपीएल पास कराएंगे तो जो पीपीएल बाहर निकलेगा उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, इसके ऊपर पीपीएल पास करें तो कोई रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा ऐसा सोचते हैं भाई मीजो कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन तो है। देखो मीजो कंपाउंड में क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पीपीएल पास कराएंगे तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दो एसिमेट्रिक कार्बन है, एक COH OH COH OH, क्योंकि सिमिलर एंड है, दोनों साइड ग्रुप क्या है, सेम है। सिमिलर है तो दोनों साइड ग्रुप क्या है, सेम है। और एक एसिमेट्रिक कार्बन R है, दूसरा S है। मतलब अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन मान लो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, मुझे नहीं पता किधर घुमाएगा, मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज, तो पक्का ये जो एस वाला कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हुआ, दोनों कार्बन के बीच में कंपनसेशन हो गया। इसको हम बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, इंट्रा मोलिक्यूलर। जरा याद करो, लास्ट क्लास में देखा था हमने एक्सटर्नल कंपनसेशन किसके लिए बोला था, रेसिमिक मिक्सचर के लिए बोला था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, दो अलग अलग कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें आपस में कैंसिलेशन हुआ था, कि जो प्लस वाला एनेंशियोमर है वो माइनस वाले को काट दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एसिमेट्रिक कार्बन है, उनमें आपस में कंपनसेशन हो गया। इट विल बी कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन ऑफ पीपीएल, यानी कि इंट्रा मोलिक्यूलर। ठीक है, बस एक लाइन का मुद्दा है, racemic mixture is optically inactive due to external compensation, meso compound is optically inactive due to internal compensation। रट्टा मारेंगे, कैसे इसको इंटरनल बोल रहे हैं, कैसे उसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं, हमने समझ लिया। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब इंटरमोलिकुलर, इंटरनल का मतलब इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही कंपनसेशन हो गया। ठीक है भाई, इनएंशियोमर दो कंपाउंड का रिलेशन है, डायस्ट्रियोमर भी दो कंपाउंड का रिलेशन है, बट मीजो कंपाउंड क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसा स्टीरियोआइसोमर जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होगा, साथ में पीओएस या सीओएस पास करेगा तो उसको हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मीजो कंपाउंड एकाइरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो जरा ये जो नोट लिखा है पढ़ेंगे, इनएंशियोमर डायस्ट्रियोमर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टीरियोआइसोमर, बट मीजो कंपाउंड रिप्रेजेंट ए
सिंगल स्टीरियो आइसोमर। मीजो कंपाउंड को रिलेशन नहीं है, वो तो अकेला ही कंपाउंड है, उसका जो मिरर इमेज है वो भी क्या है, सेम ही है, आइडेंटिकल, सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड कब बनेगा, सिमिलर एंड वालों में बनेगा, है ना। जब सिमिलर एंड वालों में पीओएस पास कर जाएगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, सिमिलर एंड वालों में पीओएस पास करेगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि बताओ इन चारों में से कहाँ मैंने मीजो कंपाउंड ड्रॉ किया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो। बहुत सिंपल सा है, जरा आराम से सोच के बताएंगे कौन सा ऑप्शन में मीजो लिखा है मैंने। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। किधर मीजो है, इधर सारे ही लग रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, फोर्थ, तीसरा, चौथा। कुछ बच्चों को लग रहा हो देखो पहला वाला भी तो है, यहाँ से पीओएस कट गया, पीओएस तो पास कर रहा है, देखो ऐसा लग रहा है मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अरे कोई एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, ऐसा पीओएस हो जाने से, पीओएस तो दुनिया में बहुत जगह पास करता है, क्या सब मीजो हो जाएगा, नहीं। पीओएस पास करने से मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे दुनिया में बहुत सारे मीथेन सब में पीओएस पास करता है, सब मीजो कंपाउंड है जी, नहीं। मीजो कंपाउंड एक स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, सेम मामला यहाँ पे भी है। एक अपोजिट ग्रुप लगाते हैं तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है, जाके देखो नोट्स में ऐसा, इस कार्बन को देखेंगे तो ऐसे घूमो, क्या है दोनों ग्रुप सेम, तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। भले यहाँ पीओएस पास कर जाएगा, यहाँ सीओसी पास करेगा, क्यों, यहाँ से जाओ ऊपर, अपोजिट जाओ नीचे, बीआर है, सीओएस पास करेगा, लेकिन मीजो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यही बोलते यही मीजो हो गया, अरे यार यहाँ तो क्या है COH क्या है, डिसिमिलर है, पीओएस थोड़ी है यहाँ पे कोई एसिमेट्रिक। अरे हाँ देखो ना, किया ना, बस OH और H को देख के हो गया, और ये क्या मैंने थोड़े मिलते जुलते से लिख दिए, CHO COH, ऐसे एक बार देखा तो लगेगा सेम ही तो है, काटते हुए पीओएस नहीं है, पीओएस CH और COH दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो एसिमेट्रिक कार्बन तो है बट डिसिमिलर में कभी मीजो नहीं हो सकता भाई, पीओएस COH होता है नहीं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर एंड वो सिस वाले आइसोमर में पीओएस पास कर, सो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर। अभी हम क्या करेंगे, इनैंशियोमर्स का और डायस्ट्रियोमर्स का प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे, ठीक है। इनैंशियोमर को डायस्ट्रियोमर से कंपेयर नहीं करेंगे, दो इनैंशियोमर का प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे, दो डायस्ट्रियोमर का। अगर दो कंपाउंड दोनों आपस में इनैंशियोमर है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, सेम होता है कि अलग होता है। दो कंपाउंड अगर दोनों आपस में क्या है, डायस्ट्रियोमर है, तो उनके कुछ प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे। ये एक्चुअली हम कर चुके हैं जीआई में, अरे याद करो, सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं आपस में, डायस्ट्रियोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रियोमर्स। तो क्या मुझे नहीं पता उनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये सब कंपेयर करना नहीं किया था मैंने, जीआई में किया था, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो इनैंशियोमर्स हैं तो उनका प्रॉपर्टी कौन सा सेम होगा, कौन सा अलग होगा, प्लस वाला आइसोमर, माइनस वाला आइसोमर, वो जरा भी हम देखेंगे, ठीक है। 3 कॉलम बनाए मैंने, पहले वाले में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये जो दोनों हैं, शुरू वाले दोनों, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पहला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है, बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला। दो कंपाउंड है, दोनों आपस में क्या है, इनैंशियोमर है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। दोनों चाहे डायस्ट्रियोमर हो तो भी सेम होगा, क्योंकि आइसोमर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियो आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलता नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया तो फिर तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलता है तो फिर वो चेन पोजीशन फंक्शनल हो जाएगा, इधर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलता नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, स्पेस में अरेंजमेंट बदलता है। तो दो इनैंशियोमर्स लेंगे चाहे दो डायस्ट्रियोमर लेंगे, क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी और मोलिकुलर फॉर्मूला भी।
ये ठीक है। जरा तीसरा स्टीरियोकेमिकल नेम, स्टीरियोकेमिकल नेम बताओ। दो इनैंशियोमर्स हैं, जैसा अभी हमने टार्टरिक एसिड पढ़े थे, क्या दोनों इनैंशियोमर का स्टीरियोकेमिकल नेम सेम होगा कि अलग होगा? अलग ही होगा, क्यों भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा। स्टीरियोकेमिकल नेम का मतलब है नाम के आगे कॉन्फ़िगरेशन में लिख दो RR SS या प्लस माइनस, तो क्या होगा स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियोकेमिकल नेम तो क्या होगा? डिफरेंट ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड का स्टीरियोकेमिकल नेम तो अलग ही होगा। तो ये तीनों कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बस मैंने एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मेरे पास दो कंपाउंड है और दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर, ये वाली लाइन किसके लिए? इनैंशियोमर्स के लिए, ये वाला डायस्टियोमर। यहाँ क्या लिखा है जरा पढ़ के देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनैंशियोमर के केस में क्या आती है? सेम। ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू इनैंशियोमर आर सेम। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट, ये सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब किसी को थोड़ा अजीब लग रहा हो सुन के कि इनैंशियोमर्स तो हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे हो गया? देखो जरा यहाँ एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। यहाँ एक कंपाउंड कर रहा हूँ मैं Cl, चलो यहाँ Br लगा लेते हैं, वेज पे एक डैश पे। जरा देखो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका अगर हम इनैंशियोमर बनाएं क्या करेंगे? यहाँ पे मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका इनैंशियोमर बन जाएगा ऐसा, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, वेज पे हमारा आयोडीन, डैश पे हमारा फ्लोरीन। ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के इनैंशियोमर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भैया? अरे ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर है। कांच लगाओ, मिरर इमेज बन गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ ये इनैंशियोमर नहीं है, तो क्या करेगा? RS निकाल लेगा। निकाल के देख लो जरा RS, देखो फ्लोरीन 4th प्रायोरिटी होगा, तो वो तो डैश पे ही, अच्छी बात है। घूम जाओ, 1 2 3, 1 2 3, कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है? S। ये वाला क्या है? S। जरा यहाँ निकाल लो, 1 2 3, और ये 4th प्रायोरिटी सही जगह पे डैश लाइन पे है, तो 1 2 3 घूम जाओ, क्या है? R। तो आना भी चाहिए हो, तो भाई जब मैंने यहाँ कांच लगाया है तो मिरर इमेज में क्या होगा? R का S हो जाएगा, इसका R हो जाएगा। देखो ये सही है, R है, दोनों क्या आपस में एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहूँ तो बताओ डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से होगा? कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन को सारे बॉन्ड क्या है? कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करते हैं हम? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऐसे क्या होंगे? 4 बॉन्ड मूवमेंट आएंगी, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। हर एक बॉन्ड का जो मूवमेंट है बॉन्ड मूवमेंट है। FCl, BRI, इन चारों का क्या है? बॉन्ड मूवमेंट आएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? इसका डाइपोल मूवमेंट। ऐसे जरा इसका निकालेंगे तो ऐसे वही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जरा सोच के देखो, वही 4 ग्रुप है, ठीक है, तो जो बॉन्ड मूवमेंट आएगा वो तो मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, एंगल भी बराबर आएगा। तो क्या यहाँ पे अगर जो डाइपोल मोमेंट μ1 होगा, इसका μ2 होगा, क्या रिलेशन आना चाहिए? μ1 और μ2 दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। इतना दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं, फिजिक्स वाला। 4 वेक्टर, वही 4 वेक्टर, वही एंगल, क्या आएगा? सेम ही आएगा। सो μ1 विल बी इक्वल्स टू μ2। दोनों के डाइपोल मोमेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। डाइपोल मोमेंट सेम होगा तो क्या पढ़ा था हमने? बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, वो सभी क्या होंगे? सेम होंगे। इनैंशियोमर्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। एकदम समझ के रट्टा मार लेंगे, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। हालांकि 2 डायस्टियोमर्स है, हमने पढ़ा था GI में सिस ट्रांस, क्या दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम आया था? क्या नहीं आया था, है ना? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब पढ़ चुके हैं, क्या आए थे? डिफरेंट। सो डायस्टियोमर्स विल हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, बट इनैंशियोमर क्या आएगा? सबका सेम आएगा। तुम्हारे सामने बना के देखा मैंने, सेम नहीं आया क्या? आया।
तो याद कर लेंगे ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी इनएंशियोमर क्या होती है, सेम। अगला स्पेसिफिक रोटेशन। भैया बताओ क्या पढ़ा था इनएंशियोमर में, मैग्नीट्यूड बराबर होता है बस साइन क्या होता है, अपोजिट। एक प्लस घुमाएगा एक माइनस। और टार्टरिक एसिड के दो आइसोमर, एक प्लस आइसोमर एक माइनस आइसोमर, तो प्लस वाला प्लस 10 घुमाएगा तो माइनस वाला माइनस 10 घुमाएगा। मीजो वाला कितना घुमाएगा, 0। मीजो तो मीजो है, ठीक है ना। इनएंशियोमर की बात कर रहे हैं तो इनएंशियोमर विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड। डायस्टियोमर्स में तो भैया अलग होगा ही होगा, हो सकता है एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो सकता है दोनों ही इनएक्टिव हो, यहाँ तो कुछ भी चलेगा क्योंकि तो अलग अलग कंपाउंड है। तो डायस्टियोमर्स में डिफरेंट सेम अलग अलग होगा वो तो, बट इनएंशियोमर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, साइन हमारा अपोजिट होगा। तो ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक लाइन याद करेंगे, इनएंशियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, डायस्टियोमर में अलग। ऑप्टिकल रोटेशन पहले पढ़ चुके हैं, इनएंशियोमर में मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन हमारा अपोजिट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो बात करेंगे हम, दो। एक करके लिखा है मैंने यहां, ए रेट ऑफ रिएक्शन विद कायरल मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद एकायरल। ठीक है, सॉरी ऊपर एकायरल था नीचे कायरल, जो भी है। हम क्या कर रहे हैं कि मान लो दो एनएंशियोमर को उठा के हम रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ में, किसी एकायरल मॉलिक्यूल के साथ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा सेम होगा, वो देखेंगे। एक बार रिएक्ट कराएंगे उनको किसके साथ में, कायरल मॉलिक्यूल के साथ में। कायरल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, एकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इन दोनों रिएक्शन में हम रेट कंपेयर करेंगे, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, बाकी सब सेम होता है। यहां पे देखेंगे जरा, फिर से बोल रहे हैं दो, और ये वाला पार्ट थोड़ा समझ में कम आएगा, अभी इसको सिर्फ याद करेंगे, आगे धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद एकायरल, यानी कि दो एनएंशियोमर को उठा के किसी एकायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे। एकायरल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन दे विल रिएक्ट विद सेम रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एनएंशियोमर को उठा के किसी एकायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, सेम ही रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे, कोई फर्क उनको नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों, जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी से याद करेंगे। दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद कायरल मॉलिक्यूल, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आएगा। एनएंशियोमर को उठा के अगर हम किसी कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, दे विल रिएक्ट विद डिफरेंट रेट। और यहां पे मामला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि कायरल मॉलिक्यूल से जब हम रिएक्ट कराएंगे देन दे विल रिएक्ट विद डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ ये वाला केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सब तो क्या है, सेम है। डायस्टियोमर की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि यहाँ तो क्या है, मामला डिफरेंट ही होगा। ठीक है ना, ये तो मामला इधर डिफरेंट ही होगा, सिस वाला अलग करेगा, ट्रांस वाला अलग करेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इनएंशियोमर के केस में सामने वाला कंपाउंड क्या है, एकायरल, देन दे विल रिएक्ट विद सेम रेट। सामने वाला क्या है, कायरल, देन दे विल रिएक्ट विद डिफरेंट रेट। यानी कि इनएंशियोमर के केस में ये वाला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। बाकी तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी सारे सेम, ये वाला केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। यानी कि अगर मुझे दो इनएंशियोमर को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो क्या इनएंशियोमर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं क्या? जरा बताओ, दो इनएंशियोमर को मुझे सेपरेट करना है, क्या उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं क्या? क्या पढ़ा था बच्चों ने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अरे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तभी तो डिस्टिलेशन की बात होगी ना। और इनएंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम सेम होता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दो कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी में कुछ अंतर होगा, जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वो जल्दी आउट हो जाएगा, जो कम सोल्यूबल होगा वो बाद से होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन करा सकते हैं क्या? अगेन नहीं करा सकते क्योंकि सोल्यूबिलिटी भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। सोल्यूबिलिटी भी क्या होगा, एकदम सेम। इनएंशियोमर्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया नहीं जा सकता। इनएंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन।
बहुत सिंपल बात है, क्योंकि भैया सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे लगेगा नहीं। अगर एनहांसर को आप हीट करना शुरू करोगे, दोनों साथ में ही उड़ेगा, साथ में ही बॉइल करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। क्रिस्टलाइजेशन में दोनों क्या है, साथ में, या तो घुल जाएगा या तो नहीं घुलेगा। लेकिन डायस्ट्यूमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है, तो डायस्ट्यूमर को सेपरेट किया जा सकता है। डायस्ट्यूमर्स हैव different physical property, they can be separated by fractional distillation और crystallization. डायस्ट्यूमर को सेपरेट किया जा सकता है, एनहांसर को नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। एनहांसर को अगर सेपरेट करना है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, इस वाली प्रॉपर्टी का, जहां पे क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंस मिल रहा है। कैसे यूज करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम बाद में, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। फिजिकल मेथड से काम नहीं चलेगा, वी मस्ट यूज सम केमिकल मेथड, और उसमें भी कौन सा, रिएक्शन विद कायरल मॉलिक्यूल। केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, और उसमें भी कौन सा, रिएक्शन विद कायरल मॉलिक्यूल। क्या होगा इससे, कैसे करते हैं, पढ़ेंगे हम रिजोल्यूशन को अलग से, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझेंगे। जरा आगे बढ़ते हैं हम। DL, कैपिटल DL नोमेनक्लेचर। देखो एक हमने पढ़ा स्मॉल d स्मॉल l, जरा बताओ स्मॉल d स्मॉल l क्या पढ़ा हमने, स्मॉल d डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल l लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब प्लस, लीवो का मतलब माइनस, क्लॉकवाइज घुमाता है PPL को, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ये हमको पता है, राइट। हमने पढ़ा RS क्या था, कॉन्फ़िगरेशन, एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, राइट। RS क्या दिखा रहा था, एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो ग्रुप लगे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और जब RS पढ़ रहे थे तो मैंने वहां ऐसा लिखा था, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई जो R और S हमने असाइन किया उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं है, वो किसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड नहीं किया हमने। जो भी कंपाउंड हमको दिया है वो हमने प्रायोरिटी असाइन किया, फोर्थ वाले प्रायोरिटी को कहाँ लाया, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और फिर घूम गया 1 से 2, 2 से 3, उससे या तो R आएगा या तो S आएगा। ये किसी के रेफरेंस में नहीं है, जो भी कंपाउंड देगा हम उसका डायरेक्टली RS निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। D और L में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बताओ सबको समझ में आ रहा है। रिलेटिव का मतलब किसी एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, कोई कंपाउंड को रेफरेंस मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे तो बोलेंगे उसको हम क्या, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। RS में ऐसा कोई रेफरेंस था क्या, नहीं था, सिंपल प्रायोरिटी देना है, घूमना है, कोई भी कंपाउंड दे मुझे RS निकाल सकता हूँ। बट कैपिटल D कैपिटल डायरेक्टली नहीं निकलेगा, क्या है यहाँ पे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। किसके रिलेटिव में है, पढ़ो। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ सुगर्स एंड अमीनो एसिड विद रेस्पेक्ट टू एनहांसर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है यहाँ पे हमारा रेफरेंस है। क्यों है, कैसे, अभी बात करेंगे, लेकिन पहली बात क्या समझ में आनी चाहिए मुझे, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है यहाँ पे, रेफरेंस है टू डिसाइड कैपिटल D एंड कैपिटल L। कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस माना जाता है, ठीक है। अभी हमको पता चलेगा कि जो कैपिटल D और कैपिटल L वाला जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत बेकार है, मतलब ये इतना ज़्यादा बेकार है कि इसको यूज ज़्यादा करते नहीं है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में और अमीनो एसिड में अभी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मुझे आना जरूरी है। वो आपने ग्लूकोन डी पिया बचपन में, ग्लूकोन डी में जो डी होता है ना वो ये वाला डी है, डी ग्लूकोज होता है वो, ठीक है ना। ग्लूकोज होता है, क्या होता है, डी ग्लूकोज, तो ये वाला डी है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो एसिड में अभी भी यूज किया जाता है, इसलिए मुझे जानना जरूरी है, ठीक है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, और किसके लिए यूज करते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। ऐसा नहीं है कि बाकी के लिए नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, जरा देखते हैं। ये आपके सामने कौन बनाया मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ध्यान से देख लीजिए, पहले भी बनाया था फिर से बना दिया है।
2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इसे को क्या बोलते हैं हम? ग्लिसरॉल्डिहाइड। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कुछ नया नहीं है, पहले बना दिया कई बार। इसमें ये जो बीच वाला एसिमेट्रिक कार्बन है कौन सा? 2, नंबर 2 इज अवर एसिमेट्रिक कार्बन। देखो भाई सुनो, आज के जमाने में अभी मुझे पता है, सब बच्चों को पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने आइसोमर बनेंगे, बताओ। अगर यहाँ एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2 बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस। एसिमेट्रिक कार्बन के बाद एक R आएगा, एक S आएगा। मुझे पता है, अभी सबको पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में 2 आइसोमर बनेंगे और दोनों आपस में क्या होंगे? एनहांसोमर्स। जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक एसिमेट्रिक कार्बन था, ऐसे यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एक R बनेगा, एक S बनेगा, एक प्लस एक माइनस। अभी हमको पता है कि इसके 2 आइसोमर बनेंगे, दोनों क्या होंगे आपस में? एनहांसोमर होंगे, एक लीवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अभी मुझे पता है, लेकिन जब हम बात करते हैं 100 साल पहले तो लोगों को ऐसा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अता पता नहीं था। डेक्स्ट्रो, लीवो, पीपीएल, ये सब के बारे में कोई आइडिया नहीं पता था कि ऐसा कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, या डेक्स्ट्रो, लीवो, ये सब तो बाद की बातें हैं, इनसे पहले चल रहे हैं हम, पुराने ज़माने में नहीं पता था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मतलब क्या रियलाइज़ किया, उनको इतना आइडिया लग गया था कि दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड वाज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। ऐसा रियलाइज किया गया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। आज के ज़माने में मुझे पता है ये जो 2 फॉर्म एक्चुअली क्या है? एनहांसोमर है। इनका क्या प्रॉपर्टी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन, सब पता है मुझे, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। ठीक है, ऐसा पाया गया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब उनका फिशर बनाया तो जरा बना लो फिशर में 1 2 3 पेरेंट चेन को ऐसा वर्टिकल लाइन पर रखेंगे, 1 2 3, बीच में एसिमेट्रिक कार्बन, 1 2 3, बीच वाला एसिमेट्रिक कार्बन। बताओ दोनों क्या बनेंगे आपस में? मिरर इमेज बनेंगे, वो तो बनना भी चाहिए। एक में OH यहाँ राइट में आएगा, एक में OH हमारा ऐसा लेफ्ट में आएगा मिरर इमेज में। और यहाँ जो बना रहे क्या बना रहे हैं? करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। करेक्ट का मतलब पेरेंट चेन मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन, नंबरिंग हमारा ऊपर से नीचे। वैसे तो यहाँ पे ऐसा एक्सचेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड, लेकिन जब ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। अभी मुझे इन दोनों का प्रॉपर्टी सब पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट देम, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था। तो सिंपली ये भी नहीं पता था कि दोनों आपस में एनहांसोमर है, ऐसा कुछ नहीं। इन दोनों डिफरेंट फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड के ये जो 2 फॉर्म बन रहे थे, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए रैंडमली क्या किया कि जिस वाले में OH हमारा राइट हैंड साइड में था उसको बोल दिया गया कैपिटल D। कोई बेस नहीं है, ना ही कोई इसका फुल फॉर्म होता है, कुछ नहीं, बस बड़ा D। और जिसमें हमारा OH लेफ्ट में आ रहा था उसको बोल दिया गया कैपिटल L। दैट्स इट, बस। कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कोई बेसिस नहीं होता है, क्या है? आर्बिट्ररी, रैंडमली। जब OH राइट साइड में था उसको रैंडमली कैपिटल D बोल दिया गया, जब OH लेफ्ट में था उसको रैंडमली कैपिटल L, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि हाँ ये दोनों अलग अलग फॉर्म हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ, अगर इन दोनों में से एक कोई सा D, इसको हम बोल रहे हैं क्या? D ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम बोल रहे हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो उस जमाने में तो ये D था, ये L था, लेकिन मुझे पता है भैया इन दोनों में से कोई एक प्लस होगा, कोई एक माइनस होगा। जरा बताओ कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? वो तो हम देख के नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो D वाला आइसोमर है एक्चुअली क्या होता है? प्लस होता है। याद नहीं करना आपको, बस केवल मैं लिख रहा हूँ, अगर लिखा मिले तो घबराएंगे नहीं देख के, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो D आइसोमर है वो क्या है हमारा? प्लस। तो ये क्या है? D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। जरा बताओ ये प्लस है तो ऑटोमेटिकली L क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिस इज L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। किसका D प्लस है किसका D माइनस है वो हमारे बस की बात नहीं है देख के बताना। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मुझे याद है, मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो ये क्या है? D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है? L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। किसके बेस पे है? कि एसिमेट्रिक कार्बन पे OH हमारा राइट में होगा या तो
लेफ्ट में होगा। इन्हें करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ बार बार करेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भैया इसको एक्सचेंज करके कोई बच्चा इसको लेफ्ट में ला सकता है। ऐसे तो अगर एक्सचेंज कर देंगे तो OH को राइट लेफ्ट कहीं पे ले आ सकते हो, ठीक है ना, प्रॉब्लम है। तो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में अगर OH राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L, ठीक है। इसको रेफरेंस माना क्योंकि पहली बार इसका ओरिजिन यहीं से हुआ। बड़ा D और बड़ा L का ओरिजिन कहां से हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। पहली बार ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए इसको यूज किया गया और इसको रेफरेंस मान के फिर बोला गया कि देखो बाकी सब कंपाउंड में भी अगर ऐसा हो रहा होगा OH राइट में तो उसको D बोल दो, OH लेफ्ट में उसको L बोल दो, बात खत्म। इसको रेफरेंस मान के बाकी अदर कंपाउंड को भी असाइन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में OH आएगा लेकिन अमीनो एसिड में OH नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? NH2 आएगा। अमीनो एसिड में OH की जगह क्या आएगा? NH2। तो वहां पे NH2 के रेस्पेक्ट में हमारा D या L असाइन करेंगे। जरा पढ़ो क्या लिखा है। दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एज D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है? यहाँ पे OH and NH2 group on the right hand side, they will be assigned as D. And those which have same configuration as L minus glyceraldehyde, यानी कि OH NH2 on the left hand side, they will be assigned as capital L. अगर मैं अब ऐसा पूछूं कि बताओ छोटा D छोटा L और बड़ा D बड़ा L, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। छोटा D छोटा L तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करता है, बड़ा D बड़ा L तो 100 साल पुरानी बात है, ठीक है ना, रेंडम है, कोई कॉन्फ़िगरेशन का कोई बेसिस नहीं है। नहीं समझ में आया? जरा फटाफट यहाँ बताएंगे क्या दिख रहा है। ये पहली बात चेक कर लेंगे फिशर जो बनाया सही बनाया कि नहीं बनाया। सही बनाया। देखो 1 2 3 OH लेफ्ट में कौन है? ये लैक्टिक एसिड। ध्यान से देखो इसको, ये हमारा क्या है? L लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है ये। 1 2 3 अगेन फिशर प्रोजेक्शन हमारा सही बना है। 1 2 3 तो सीधा ही देखो NH2 कहाँ है? लेफ्ट में। क्या है फिर से? L। ये कंपाउंड एलेनाइन है, अमीनो एसिड है, पढ़ेंगे आगे। क्या है? L एलेनाइन है। बस हमको D और L असाइन कर रहे हैं। ये D ये L, सॉरी ये भी L ये भी L। जरा इनमें बताएंगे भाई। हाँ, अगर कोई ऐसा गलत करेगा बहुत मार खाएगा। हवाबाजी नहीं चलेगा, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन होना चाहिए। बस कैपिटल D कैपिटल L में एक ही बात ध्यान रखना है कि फिशर हमारा गलत ना हो कहीं, क्योंकि फिशर में कुछ गड़बड़ होगा तो फिर तो DL भी आ सकता है, LD भी आ सकता है, फिर तो प्रॉब्लम। देखो कुछ गधे इसको बोल के बोलते हैं सीधा D, है ना, D राइट में D। अरे यार ये सही नहीं है। 1 2 3 इसको पहले चेंज करो। इसीलिए एक्सचेंज करना सिखाया था ना फिशर में, इधर काम आएगा वो। RS निकालने में तो एक्सचेंज करना काम नहीं आ रहा था, उसके बिना काम चल जा रहा था, लेकिन एक्सचेंज करना फिर भी आना चाहिए मेरे को। बताओ जल्दी। अच्छा D गलत है तो फिर तो L ही होगा। दोनों L है। अरे कुछ कर लो यार, पेन वेन चला लो कुछ। क्या देख रहे हो वैसे? दोनों L है। ऐसे नहीं चलेगा काम। कॉपी खोलो, थोड़ा पेन वेन चलाओ। नहीं चलाएगा। अपनी इतनी आदत खराब मत करो कि हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। अभी तो ठंड कम हो गई ना, ये हाथ काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि ठंड में हाथ नहीं काम कर रहा तुम्हारा। दोनों L हैं। बस एक्सचेंज करना है छोटा मोटा, यहाँ पे कुछ करना नहीं ज़्यादा। एक्सचेंज करके मेरा मकसद क्या है? पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे लाना है कैसे भी करके। और कैसे करना है? बेसिकली इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड। 2 बार 4 बार 6 बार कुछ भी करो, बस इवन नंबर टाइम होना चाहिए। और 1 एक्सचेंज का मतलब होता है किन्हीं भी 2 ग्रुप को बदल दो, किन्हीं भी 2 ग्रुप को जो तुमको पसंद आ रहा है, ठीक है। जरा मैं यहाँ कर रहा हूँ रे, ओए गधा इधर देखना जरा। एक एक्सचेंज करें अगर हम, देखो
क्या मैं इस CHO को छेड़ूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो सही जगह पे ऊपर। मेरा मकसद क्या है, इस मिथाइल को इधर लाना है। तो क्या करो, ले आओ इस मिथाइल को इधर बदल दो, मिथाइल H। तो CHO हमारा ऊपर है, मिथाइल हमारा नीचे आ गया, मिथाइल हमारा नीचे आ गया। OH हमारा राइट में है, H हमारा लेफ्ट में। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो एक एक्सचेंज करने से ये सही आ गया, 1 2 3, ये राइट में है D। अरे ये तो सही आ गया लेकिन ये कंपाउंड सेम नहीं है। आपने क्या एक एक्सचेंज किया है ना, एक एक्सचेंज करने से जो बनेगा वो सेम नहीं बनेगा, वो इसका एनहांसर बनेगा। हमको क्या करना है, एक और एक्सचेंज करना है। अब जब बताओ भैया पेरेंट चेन हमारा सही आ गया तो हम किसको बदल लेंगे, H और OH को बदल लेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। पेरेंट चेन सही आ गया तो उसको नहीं छेड़ेंगे। तो CHO मिथाइल नीचे, H OH को पलट लो, H और OH। जरा बताओ दो एक्सचेंज करने के बाद जो बनेगा क्या ये दोनों कंपाउंड अब सेम नहीं है? दो एक्सचेंज करने के बाद जो बना है अब दोनों सेम है। तो इसमें बता पाएंगे हम क्या है, ये L। नहीं समझ में आया? इवन नंबर ऑफ टाइम करना है बस। इधर इसमें नंबरिंग करेंगे तो इधर से होगा 1 2 3। देखो ये OH फंक्शन ग्रुप यहाँ है, OH 1, नंबरिंग उल्टा है। मुझे चाहिए ऊपर से 1 2 3, यहाँ क्या है नीचे से 1 2 3। क्या करो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर बदल दो। भाई मुझे ये ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, बदल दो। और जब ये एक्सचेंज एक एक्सचेंज कर रहे हो तो क्या करो, H और OH को ही बदल दो। दो एक्सचेंज करना है, इन दोनों को बदल दो, इन दोनों को बदल दो, आ जाएगा सेम हमारा। कैसा आया, ऊपर CH2OH चला गया, नीचे कौन आ गया, मिथाइल आ गया, H इधर OH इधर। देखो तो दो एक्सचेंज कर दिया, दोनों क्या है सेम है। अब यहाँ पे D और L बताएंगे तो ये भी क्या है L। नहीं समझ में आया? कुछ करना ही नहीं है। अब देखो एक एसिमेट्रिक कार्बन है, आराम से DL निकाल दोगे, बस जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से फिशर को ध्यान से देख लेंगे। कभी कभी क्या करेगा, वेज डैश बना के देगा। तो क्या बताया था, वेज डैश में RS निकाल के उसका फिशर बना लेंगे, फिशर बना के फिर उसमें DL निकाल देंगे। प्रॉब्लम कब होगी, अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, फॉर सुगर्स हैविंग सेवरल एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है तो भैया फिर क्या करें, देन द हाईएस्ट नंबर्ड एसिमेट्रिक कार्बन इज कंसीडर्ड फॉर DL नोमेनक्लेचर। एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है तो आराम से उसको DL असाइन करेंगे। अगर एक से ज्यादा तो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट नंबर्ड। हाईएस्ट नंबर का क्या मतलब होगा, नंबरिंग कैसे होता है, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5। सबसे नीचे वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि ये आपके सामने है ग्लूकोज, दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, दिस कंपाउंड इज फ्रक्टोज। बनाएंगे आगे हम कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। बताइए कितने एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहे हैं, वो मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे। अरे गधा 6 नहीं है, 6 टोटल है, लेकिन एसिमेट्रिक सिर्फ 4 है, बीच वाले 4 एसिमेट्रिक है, यहाँ पे 3 एसिमेट्रिक है। ठीक है, आपको क्या कर सकता है कि देखो हर एक एसिमेट्रिक कार्बन पे बताओ 2 पे क्या है, ये OH राइट में है, 2 पे D है, 3 पे क्या है, देखो OH लेफ्ट में है, 3 पे L है, 4 पे क्या है D है, 5 पे क्या है D है। तो एक काम तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एसिमेट्रिक कार्बन पे D या L असाइन कर सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मानते हुए हर एक कार्बन पे D या L असाइन कर सकते हैं। अब भैया ओवरऑल इस कंपाउंड को कैपिटल D बोला जाए या कैपिटल L बोला जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ पे जनसंख्या देखो, D का 3 L का 1, D वाले क्या है ज्यादा है, तो पूरा कंपाउंड D। ऐसे कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, करना क्या है हमको, सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, 5वां। कोई बोलेगा सबसे नीचे वाला तो 6ठा है, लेकिन 6ठा वाला तो एसिमेट्रिक नहीं है, सबसे नीचे वाला 5 कहाँ है, राइट में D। तो ओवरऑल भी क्या है ये D। एंड ग्लूकोज का जो D होता है एक्चुअली क्या होता है, प्लस। अगेन ये आपके बस की बात नहीं है प्लस निकालना, मुझे याद है मैंने लिख दिया। ग्लूकोज का D आइसोमरेज प्लस, यही होता है ग्लूकोन डी में जो आप लोग खाते पीते हो। ठीक है, D ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ये देखो क्या है फ्रक्टोज, 3 पे क्या है L,
4 पे क्या है D, 5 पे क्या है D। अगेन जनसंख्या से नहीं जाएंगे, 5 वाले कार्बन पे क्या है OH राइट में, ये क्या है D, ये क्या है D फ्रक्टोज। अब सुनना, इसका D प्लस था लेकिन फ्रक्टोज का D माइनस होता है। लेकिन क्यों होता है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया भैया। याद करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो फेमस है वो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि दिमाग में रहे। किसी का D प्लस भी हो सकता है, किसी का D माइनस भी हो सकता है, कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे D प्लस था, यहाँ पे D माइनस, वो हमको याद करना नहीं है। लेकिन हाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज तो बहुत फेमस है, तो कम से कम इनको तो याद कर ही सकते हैं। D प्लस ग्लूकोज, D माइनस फ्रक्टोज। अगला पॉइंट वही लिखा है मैंने, DL हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। बड़ा D बड़ा L, छोटा D छोटा L में कोई कनेक्शन नहीं है। किसी का D प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, किसी का L प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। D और L ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस में निकालते हैं, प्लस माइनस ये तो पोलरीमीटर से निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके। कुछ कुछ जो फेमस वाले हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा जो मुझे याद है। याद करना है तुमको, नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। बोलो, नहीं समझ में आया? बड़ा D बड़ा L क्या होता है, कैसे होता है, छोटा D छोटा L क्या होता है, आया समझ में? एक और नोमेनक्लेचर होता है एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो, ये मामला क्या है? ये भी बहुत बेकार मामला है, लेकिन हाँ जेईई मेन में ऐसी बेकार वाली चीजें आ जाती हैं तो उनको समझना है, याद करना है। एरिथ्रो एंड थ्रियो, जैसे बड़ा D और बड़ा L बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हाँ पता तो होना चाहिए, क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत है। देखो पढ़ो क्या है। पहली बात, इट इज़ ओनली अप्लाइड इन फिशर प्रोजेक्शन। पहली बात कहाँ लगेगा? फिशर में लगेगा, और उसमें भी इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड हैविंग 2 dissimilar asymmetric carbon with one group common on the asymmetric carbon। मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ये, हर जगह नहीं लगता है, हर जगह नहीं लगेगा। फिशर बना हुआ होना चाहिए, उसके साथ भी क्या 2 एसिमेट्रिक कार्बन, और वो भी क्या डिसिमिलर, और कम से कम दोनों पे एक ग्रुप क्या होना चाहिए कॉमन। यानी कि कुछ इस तरह का कंपाउंड देखो, एक एसिमेट्रिक कार्बन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, COH OH H मिथाइल OH D, एक ग्रुप क्या देखो कॉमन है ना। देखो 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, डिसिमिलर है, और एक ग्रुप कॉमन है। कौन सा ग्रुप कॉमन है यहाँ पे? OH। जरा ध्यान से बताओ, अगर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है और वो भी क्या है डिसिमिलर, तो कितने आइसोमर बनाए थे अभी हमने इसके? कितने आइसोमर बनाए थे? 4, RR SS SR RS। लास्ट क्लास में जो सबसे लास्ट में बनाया था ना, 2 एसिमेट्रिक कार्बन डिसिमिलर तो 4, RR SS SR RS। और चूंकि डिसिमिलर है तो यहाँ कोई मैच वैच नहीं करेगा। 2 एसिमेट्रिक कार्बन और सिमिलर हो जाए तो फिर टार्टरिक एसिड जैसा 4 ना बन के 3 बनेंगे, यहाँ तो 4 बनेंगे। तो बताओ पहली बात तो यहाँ ये जो कंपाउंड आएगा उसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 4। अब इन 4 में से जरा पढ़ो क्या लिखा है। इफ द कॉमन ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इन फिशर, जब आपने फिशर बनाया और जो कॉमन ग्रुप है वो कहाँ गए? सेम साइड में, तो उसको कह दिया गया एरिथ्रो। एंड इफ द कॉमन ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, तो उसको कह दिया गया थ्रियो। मतलब बहुत बेकार चीज है। यहाँ पर देखो 4 बनाए मैंने, 1 2 और इसके आइसोमर ये दोनों वाले 4। तो पहली बात तो क्या है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, डिसिमिलर एंड है, तो टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। इनमें देखो कॉमन ग्रुप सेम साइड, दोनों राइट में या दोनों लेफ्ट में, इन दोनों आइसोमर को क्या बोल देंगे? एरिथ्रो। कॉमन ग्रुप जब फिशर में सेम साइड होगा उनको बोल देंगे एरिथ्रो। अब कुछ जुगाड़ लगाइए, टिक लगाइए, इसको रट्टा मारिए। एरिथ्रो का मतलब सेम साइड में होगा, तो एरिथ्रो मतलब सिस जैसा कुछ ऐसा है। और यहाँ अगर कॉमन ग्रुप अपोजिट है, कॉमन ग्रुप अपोजिट है तो क्या बोल दिया जाता है उसको? थ्रियो। ठीक है, अगेन बहुत रैंडम चीज है, कोई ऐसा कोई बेसिस नहीं ऐसा है कि कॉमन ग्रुप सेम साइड एरिथ्रो, अपोजिट है तो थ्रियो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जरा बताओ दोनों थ्रियो आइसोमर में क्या रिलेशन आपस में? ये दोनों राइट में, दोनों लेफ्ट में, क्या हो गए? इनएंशियोमर। देखो ना यार, दोनों राइट से दोनों लेफ्ट में, दोनों थ्रियो आइसोमर आपस में क्या होंगे? इनएंशियोमर।
ऐसे ही देखो, सॉरी एरिथ्रो, दोनों थ्रियो भी क्या होंगे आपस में, इनैंशियोमर। चाहे तो आप RS निकाल के दे सकते हो या तो कांच लगाओ बीच में, ये राइट से लेफ्ट चला गया, ये लेफ्ट से राइट आ गया। दोनों एरिथ्रो भी आपस में इनैंशियोमर, दोनों थ्रियो भी आपस में इनैंशियोमर। अगर एक थ्रियो लेंगे और एक एरिथ्रो लेंगे तब क्या होंगे, अरे यार यहाँ दोनों राइट में है और यहाँ एक राइट में और एक लेफ्ट में, ना ही सेम है ना ही मिरर इमेज है, क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। ये बात समझ के याद कर लेंगे भाई, दोनों एरिथ्रो आपस में इनैंशियोमर, दोनों थ्रियो भी आपस में इनैंशियोमर। लेकिन एक एरिथ्रो और एक थ्रियो लेंगे तो आपस में डायस्टेरियोमर। वही रिलेशनशिप है, दो एसिमेट्रिक कार्बन, 4 कंपाउंड बनेंगे, इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर, रिलेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि एरिथ्रो आइसोमर इनैंशियोमर, थ्रियो आइसोमर आपस में इनैंशियोमर, एक एरिथ्रो एक थ्रियो लेंगे तो आपस में डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो ये कुछ समझने वाली बात नहीं है, रट्टा मारने वाली बात है कि दो एसिमेट्रिक कार्बन डिसिमिलर एंड एक कॉमन ग्रुप होगा तो एरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है। एरिथ्रो कॉमन ग्रुप सेम साइड, थ्रियो कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड। कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, रट्टा मारिए, याद होना चाहिए बस। जरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन का। क्या हो रहा है भाई, हमने क्या पढ़ा कि भाई रेसिमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे कौन, स्मॉल डी आइसोमर, स्मॉल एल, या प्लस और माइनस। रेसिमिक मिक्सचर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर्स। इनको अगर मुझे सेपरेट करना है, डी वाला अलग डब्बे में, एल वाला अलग डब्बे में, ठीक है, तो प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन। प्रोसेस का नाम रिजोल्यूशन होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। रेसिमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो हम ऐसा बोलेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर इज रिजोल्वेबल। भाई क्या मतलब है रिजोल्वेबल का, कि इसके कंपोनेंट को अलग अलग किया जा सकता है। बहुत बार ऐसे लिखेगा मीजो कंपाउंड इज रिजोल्वेबल। जरा बताओ मीजो कंपाउंड रिजोल्वेबल का मतलब है, मीजो कंपाउंड तो एक ही होता है, तो सिंगल कंपाउंड, उसमें कोई रिजोल्यूशन की बात नहीं होगी। एक ही कंपाउंड को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे क्या, नहीं। मीजो कंपाउंड इज नॉन रिजोल्वेबल, रेसिमिक मिक्सचर इज रिजोल्वेबल। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रेसिमिक मिक्सचर को अगर रिजोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिजिकल मेथड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मूवमेंट, सोल्यूबिलिटी, सब क्या है, सेम। तो कोई बच्चा बोले कि इसको उठा के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दो, क्या कर पाएंगे, नहीं कर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, वो वाली केमिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट थी, यानी कि इन दोनों को किसी कायरल कंपाउंड से रिएक्ट कराना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा कि कायरल कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। क्यों डिफरेंट मिलेगा, जरा अभी समझ में आएगा, पढ़ो। The component of racemic mixture D plus L isomer, they cannot be separated by physical methods, but they can be separated by chemical method। मतलब ये वाला रिएक्शन, इसको उठा के किसी कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दो। तो कई बार तो जेईई में बस ऐसा ही सिंपल सवाल आता है कि एक रेसिमिक मिक्सचर को अलग करने के लिए 4 ऑप्शन डाल देगा, बताओ किस कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। तो किसको यूज कर पाएंगे, एक सिंगल कायरल मॉलिक्यूल को यूज कर पाएंगे। अगर हम चारों में कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव है नहीं कर पाएंगे, अगर वो ऑप्शन में रेसिमिक मिक्सचर डाल देगा तो भी नहीं कर पाएंगे। सिंगल कायरल मॉलिक्यूल को होना चाहिए, उसको हम यूज कर पाएंगे। नहीं समझ में आता है, अब कैसे यूज करेंगे जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो कैसे वाला पार्ट है ना, कि कैसे करना है, ये सिर्फ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है। जेईई में इतना समझ में आना चाहिए मेरे को कि हाँ किस मेथड से कर रहे हैं, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड नहीं लगेगा। वो भी कैसे कर रहे हैं, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा के, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। केमिकल मेथड है, बताओ पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, रेसिमिक मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट विद ए ऑप्टिकली प्योर यानी कि कायरल कंपाउंड।
पहला स्टेप तो वही करेगा, रेसिमिक मिक्सचर को उठा के किसी ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देंगे। हमने क्या पढ़ा कि जो रेसिमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट है डी और एल, इस मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, अलग अलग रेट से रिएक्ट करेंगे। दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जरा देखते हैं कैसे अलग बनेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो है इसका नाम क्या होगा, ये सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ दिस 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। एक एग्जाम्पल लेना किसका हम, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, मतलब ऐसा, प्रोपेनोइक का मतलब 3 कार्बन, 2-क्लोरो पे ये क्लोरो, ये जरा ध्यान से देखो ये क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इसमें क्या है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है। इसका क्या ले रहे हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये 2-क्लोरो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी ले सकता था, मैंने ये चूज किया। यू कैन टेक लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, इसका जो रेसिमिक मिक्सचर, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रेजोल्यूशन, सेपरेशन। यहाँ मैंने क्या बनाया, वही बनाया 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। देखो जरा, वही नहीं है क्या ये 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, 2 पे क्लोरो 3 कार्बन, 1 2 3, 2 पे क्लोरो 3 कार्बन। अब यहाँ जब फिशर बनाएंगे तो एक आर आएगा, एक एस आएगा। निकाल लो कौन सा आर है, तो मैंने लिख दिया सीधा, ये आर है, ये एस। ये दोनों कैसे अलग है, एच और मिथाइल को देखो मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। मिथाइल ऊपर चला गया, एच नीचे आ गया, तो ये आर है तो ये एस हो जाएगा। निकाल सकते हो। यहाँ मैंने क्या बनाया है, रेसिमिक मिक्सचर, किसका, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो मेरे पास क्या है, एक डब्बा है, उस डब्बे में क्या है, ये दोनों है। कैसे हैं, 1:1 का मिक्सचर। मुझे इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग डिब्बे में निकालना है, सेपरेट करना है। ठीक है, डायरेक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम, इस रेसिमिक मिक्सचर को, यानी कि जो आर वाला आइसोमर और ये एस वाला, इसको किसी कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे। यहाँ देखो जरा, कौन लिया मैंने, मिथाइल इथाइल HOH, क्या है, एक अल्कोहल है। अब भाई यहाँ जो मॉलिक्यूल लेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो इसे रिएक्ट करे। अब कौन किससे रिएक्ट करता है हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना सा मुझे पता हुआ शायद कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर, एस्ट्रिफिकेशन। कुछ पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, तो जिन गधों ने नहीं पढ़ा है वो समझ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या, ऐसा RC≡OH, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। क्या होता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H, पानी बाहर होकर क्या बन जाता है, ईस्टर, RC≡OR'। क्या बोलते हैं इसको हम, एस्ट्रिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव ईस्टर। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन करा रहे हैं हम कि चूंकि हमारा जो रिएक्टेंट है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड कौन ले लिया, अल्कोहल। जरा ध्यान से देखो, ये जो अल्कोहल है क्या ये कायरल नहीं है, क्या एक एसिमेट्रिक कार्बन है, मिथाइल इथाइल HOH और सिंगल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे बनाया मैंने फिशर, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या निकल रहा है यहाँ पे, S। तो रेसिमिक मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट विद ए ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा, पानी बार क्या बनेगा, ईस्टर। जरा बताओ, अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये वाला, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, रिएक्शन कहाँ पे होगी, इधर। ये OH बाहर होगा, ये OH बाहर होगा, इसका H बाहर, पानी बाहर होके बनेगा। क्या बताओ, इस रिएक्शन के दौरान ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो इधर हो रहा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है। तो बताओ, ये जो पहला वाला कंपाउंड है, इसका एस्टर कैसा बनेगा, यहाँ देखो मैंने यहाँ बना दिया, क्लोरीन, सॉरी ये वाला इधर है, क्लोरीन मिथाइल नीचे H ऊपर, क्लोरीन मिथाइल नीचे H ऊपर, मतलब यहाँ R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। C डबल बॉन्डों पे कौन लगा दिया, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, इथाइल ऊपर मिथाइल H, इथाइल ऊपर मिथाइल H, मतलब ये क्या होगा, S। पहले वाले का ईस्टर बनाया ये, इसको मैंने लिखा है क्या, 2। इस वाले का ईस्टर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन मिथाइल ऊपर H नीचे, मिथाइल ऊपर H नीचे, ये S है तो ये भी क्या रहा होगा, S रहा होगा। और यहाँ पे जो अल्कोहल है वो क्या है, S है, ये भी S रहेगी।
तो बेसिकली क्या किया, रेसिमिक मिक्सचर को उठा के किसी कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट करने के बाद ये दो कंपाउंड बने। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों कंपाउंड में आपस में क्या रिलेशन है। दो एसिमेट्रिक कार्बन है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है। पहली बात, ये दोनों आइसोमर है, दोनों ईस्टर है ना, आइसोमर है। यहां पे देखो, इस वाले पे क्या है S और इस वाले पे क्या है R, लेकिन इस वाले पे क्या है S का S। दो एसिमेट्रिक कार्बन है, एक एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फिगरेशन सेम है, दूसरे पे अलग है। बताओ क्या रिलेशन इन दोनों में, क्या है ये आपस में, डायस्टेरियोमर्स। शुरू में मेरे पास क्या था, रेसिमिक मिक्सचर इनएंशियोमर्स, उसको मैंने यहाँ कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट जो बना क्या बन गया, डायस्टेरियोमर। और बताओ डायस्टेरियोमर को तो सेपरेट करना मुझे आता है, क्या करेंगे इसके ऊपर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देंगे तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग डब्बे में आ गया। 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। इनएंशियोमर्स के ऊपर डायरेक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा नहीं सकते, इनएंशियोमर के ऊपर डायरेक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, उसको कायरल यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया, उससे हमारे जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने आपस में, डायस्टेरियोमर। और डायस्टेरियोमर को तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के अलग कर लिया। अब क्या करना है, अब भाई ये ईस्टर अलग हो गया, ये अलग डब्बे में, ये अलग डब्बे में, मुझे इसको आपस से तोड़ के क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ईस्टर को अगर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, ढेर सारे पानी में इसको डाल दो। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये वापस से टूटेगा, वापस से टूटेगा, और यहाँ पे वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया वापस से, और ये टूटेगा तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जरा बताओ, R वाला और S वाला जो दोनों आइसोमर है, क्या दोनों अलग अलग डब्बे में नहीं आ गया, अलग अलग डब्बे में आ गए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ा। कोई सोच रहा होगा कि आपने यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाया तो है, लेकिन इनएंशियोमर के ऊपर नहीं लगाया है, किसके ऊपर लगाया है, डायस्टेरियोमर्स के ऊपर लगाया है। रिएक्शन के बाद ये जो बन रहे हैं इन डायस्टेरियोमर्स के ऊपर लगाया है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों इनएंशियोमर यहाँ पे अलग अलग रेट से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यही बात मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा है, जरा पढ़ेंगे। पहले क्या किया, कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया, क्या लिखा है, दिस चेंजेस द रेसिमिक मिक्सचर इनटू ए मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The separated diastereomers are then broken down to give the pure enantiomer. Directly fractional distillation नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या किया, उसको पहले किसी कायरल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया, उससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, डायस्टेरियोमर बन गया। और इन दोनों डायस्टेरियोमर को फिर आराम से सेपरेट कर सकते हैं। वही याद कर लेंगे, इनएंशियोमर्स को उठा के अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपस में क्या बनेगा, डायस्टेरियोमर। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जादू कर दिया, यार देखो जरा भाई, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है, एक पे कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, दूसरे पे क्या है, सेम है, इसलिए बोल रहा हूँ डायस्टेरियोमर है। तो इस तरह से हमारा करते हैं हम रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन कैसे हो रहा है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेई मेन में बस केवल सिंपल सा ही कौन सा प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इतना सा पता होना चाहिए। आगे कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब ऐसा शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एक सैंपल का वो कितना ऑप्टिकली प्योर है। कितना ऑप्टिकली प्योर है, इससे क्या मतलब है, जरा बताओ। मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, मान लो लैक्टिक एसिड, उसका डी आइसोमर होगा, उसका एल आइसोमर होगा। मान लो डी वाले का रोटेशन क्या है, +20, तो एल वाले क्या होगा, -20। डी वाले का +20, एल वाले का -20, पक्का। मेरे पास एक सैंपल है जिसमें सिर्फ कौन है, डी वाला है प्योर, एल वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ये जो सैंपल है इसका रोटेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा, +20 आएगा, ये सिर्फ डी वाला है। अगर सिर्फ एल वाला है तो क्या आएगा, -20। ऐसे सैंपल को कहा जाएगा, ऐसे सैंपल को कहा जाएगा ऑप्टिकली प्योर।
इफ आई हैव ओनली सिंगल इनैंशियोमर, दोनों इनैंशियोमर हो सकते हैं लेकिन जो सैंपल है उसमें सिर्फ कौन है, अकेला सिंगल इनैंशियोमर है, तो क्या कहेंगे उसको हम, ऑप्टिकली प्योर, या कभी कभी ऐसा लिखेगा इनैंशियोमेरिकली प्योर, इनैंशियोमेरिकली प्योर। सो ए सैंपल इन विच देयर इज ओनली वन आइसोमर, वन इनैंशियोमर है, दूसरा है ही नहीं, तो सैंपल क्या ऑप्टिकली प्योर है। अगर दोनों लेते हैं और दोनों का नंबर क्या है, सॉरी दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर 50-50%, ये क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर, और इसका रोटेशन क्या आएगा, 0, क्योंकि इसने जितना घुमाया उतना इसने घुमाया, नेट क्या आया 0, तो ये सैंपल क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। इतना मुझे अभी तक पता है। वही मेरे पास क्या है, एक सैंपल है जिसमें डी आइसोमर भी है और एल भी है, दोनों बराबर मात्रा में, तो रेसिमिक मिक्सचर। सिर्फ एक है दूसरा है ही नहीं, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर, सिंगल इनैंशियोमर है। इसके अलावा अगर हमारे पास सैंपल में कुछ ऐसा है, ये 60%, ये 40%, ये 70%, ये 30, ये 30, ये 70, तो मुझे इसका ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना पड़ेगा। इन तीनों केस का मुझे पहले से पता है कि ये प्योर है, ये वाला रेसिमिक मिक्सचर है, इसके बीच में जो भी होगा उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ इसका ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना है, और कुछ खास बात नहीं है गधा, 40 इसका 60 इसका, कौन ज़्यादा, ये 60। ज़रा ध्यान से सुनो, क्या भैया, इसका 40 इसके 40 को खा के 80% क्या बना देगा, रेसिमिक मिक्सचर। जो कम है एल वाला 40%, इसके 40% से मिलके क्या बना देगा, 80% रेसिमिक मिक्सचर। जरा बताओ 80% रेसिमिक मिक्सचर बनने के बाद ये कितना बच गया, कितना ज़्यादा बच गया, 20%, और वही क्या होगा इस सैंपल का, ऑप्टिकल प्योरिटी। बस अगर मुझे कंपोजिशन दिया है तो डायरेक्टली निकल जाएगा, ये 60 इसका 40, इसका 40 से मिलके 80% रेसिमिक मिक्सचर है, 20% ऑप्टिकली प्योर है। मान लो ये 70 होता, ये 30 होता, तो क्या बोलते हैं, 30 + 30 60% रेसिमिक मिक्सचर, जो बचा हुआ 40% क्या है उसका ऑप्टिकल प्योरिटी। तो अगर मुझे ऐसा कंपोजिशन दिया है तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकता हूँ, और थीटा भी निकाल सकता हूँ। जरा बताओ भाई, अकेला डी होता तो उसका निकलता कितना, 20%, लेकिन अभी डी कितना है, सिर्फ 20% है। जरा बताओ थीटा क्या आ जाएगा, 20/100 इंटू कितना डिग्री है, 20 डिग्री, कितना आएगा, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस, जो यहाँ ज्यादा है उसके हिसाब से प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आया, क्योंकि डी वाला आइसोमर ज्यादा है। ठीक है, तो इफ ए मिक्सचर इज नाइदर रेसिमिक मिक्सचर नॉर ऑप्टिकली प्योर, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकालेंगे। इस 20 को कभी कभी ऐसा भी लिखेगा, इनैंशियोमेरिक एक्सेस, इसके लिए एक और टर्म यूज करता है क्या, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। जरा बताओ, ये वही तो दिखा रहा है कि कौन सा इनैंशियोमर ज्यादा है, 20% डी वाला ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनैंशियोमेरिक एक्सेस। परसेंटेज दिया है, ऑप्टिकल प्योरिटी निकल जाएगा, थीटा देगा तो भी ऑप्टिकल प्योरिटी निकल जाएगा। देखो थीटा के टर्म में कैसे निकालेंगे, ऑप्टिकल प्योरिटी मैथमेटिकली इज गिवन बाय ऑब्जर्व्ड रोटेशन। भाई जो भी सैंपल है उसका मुझे क्या दे दे, अगर थीटा। जरा देखो पिछले वाले केस में थीटा कितना था, 4। अगर मुझे ये दिया होता कि जो हमारा सैंपल है उसका ऑब्जर्व रोटेशन कितना है, 4 डिग्री, और मुझे प्योर इनैंशियोमर का भी पता है कितना डिग्री था, 20, तो ऑब्जर्व रोटेशन सैंपल का अपॉन प्योर इनैंशियोमर का इंटू 100, जरा करके देखो कितना आएगा, वही 20% नहीं आ जाएगा। अरे कंपोजिशन दिया है तो भी प्योरिटी निकाल सकते हैं, अगर सैंपल का रोटेशन दिया है तो भी हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर इंटू 100। ठीक है, यहां पे जरा एक सवाल लिखा है, इसको करेंगे फिर जाएंगे। फटाफट इसका आंसर निकालेंगे भाई सब लोग। और ऑप्टिकल प्योरिटी को ही इनैंशियोमेरिक एक्सेस भी कहा जाता है, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा अगले पेज में, मैं उसको पढ़ाने नहीं जाऊंगा, देख लेना। ऑप्टिकल प्योरिटी को ही इनैंशियोमेरिक एक्सेस भी कहा जाता है।
सवाल को ढंग से पढ़ेंगे जरा, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, आंसर निकालेंगे जल्दी। कितना? 72%। 22% आ रहा है सर ऑप्टिकल प्योरिटी। 22 या 72? 72। हाँ ठीक है। जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया जरा देखेंगे भाई क्या लिखा है। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +2 ब्यूटेनॉल, भाई 2 ब्यूटेनॉल का जो प्लस आइसोमर है उसका दिया है मेरे को कितना 13.5, प्योर सैंपल का है, डी वाले आइसोमर का है, ठीक है। वी हैव ए सैंपल ऑफ 2 ब्यूटेनॉल विद ऑब्जर्व रोटेशन कितना 9.72। हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल का एक सैंपल है जिसका रोटेशन क्या है +9.72। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ डी भी है, इसमें कुछ एल भी है। कितना है मुझे नहीं पता। फाइंड द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो बताओ जरा ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालेंगे। सैंपल का कितना है 9.72, प्योर आइसोमर कितना है 13.5 इंटू 100 कितना आ रहा है 72 आना चाहिए। जरा ध्यान से देखो 72 आएगा ना। अगर ऑप्टिकल प्योरिटी 72 है मतलब रेसिमिक मिक्सचर कितना है, रेसिमिक मिक्सचर कितना है 100 माइनस 72 कितना है 28। और ये जो 72 है किसका है, ये ज्यादा जो है वो डी वाला है कि एल वाला, डी वाला, क्योंकि नेट रोटेशन पॉजिटिव में है तो 72% क्या दिखा रहा है एक्सेस ऑफ डी। ये इनैंशियोमेरिक एक्सेस दिखा रहा है किसका, डी वाले का। तो अगर मुझे ये निकालना है कि सैंपल में कितना डी है कितना एल है, ध्यान से सुनना, ये 72 कौन है, डी वाला ज्यादा है। रेसिमिक मिक्सचर 28, इसमें डी कितना 14, एल कितना 14। तो जरा बताओ टोटल डी कितना हो गया 72 प्लस 14, 72 प्लस 14 कितना 86, एल कितना हो गया 14%। तो ऑप्टिकल प्योरिटी पता है तो कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या दिखा रहा है, डी वाला आइसोमर कितना एक्सेस में, बचा हुआ क्या है रेसिमिक मिक्सचर, इसमें आधा डी आधा एल, ठीक है।